नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 20 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो कोटा है वो दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसको रिव्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जल्दी ही एक नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने वाली है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल स्टेटस देखा जाएगा। किसका? वो दलित जिन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म को छोड़ करके दूसरे किसी रिलीजन को ज्वाइन किया हो, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम को ज्वाइन किया हो या क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन किया हो। तो ऐसे में उनका ये देखा जाएगा कि क्या स्टेटस है, क्या उन्होंने जब से रिलीजन चेंज किया है उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका सोसाइटी में स्टेटस है वो अपग्रेड हुआ है, या पहले जब वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म को फॉलो कर रहे थे वैसा का वैसा स्टेटस कंटिन्यू है। ठीक है। ऐसे में क्या बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है कि भाई दलित केवल हिंदू हैं, उन्हीं को आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पे, या बुद्धिस्ट हैं या फिर सिखिज्म को फॉलो कर रहे हैं, आप दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस को क्यों नहीं देते हो जिन लोगों ने कन्वर्जन किया है। तो इस चीज़ को लेकर के पिटीशन लगी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है जल्दी से एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने की। ठीक है। अब सवाल यह है कि कोटा क्यों नहीं मिलता है। अगर हम बात करें जो दलित जो HBM रिलीजन से HBS रिलीजन से कन्वर्ट होकर के दूसरे में जा रहे हैं, उनको कोटा क्यों नहीं मिलता है। देखो, ओरिजिनल तो ये पॉइंट है कि आर्टिकल 341 के अंदर सीधा प्रोविजन किया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्पेसिफाई करेंगे कि किस कास्ट को, किस रेस को, किस ट्राइब को या किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के किस ग्रुप को शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ की बात है, वो डिसाइड करते हैं। और उसमें ये देखने वाली बात है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें दलित जो एक नेम आता है वो कहाँ से ड्रॉन है। बेसिकली हम जब हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो एक सोशल एविल रहा है, दैट इज अनटचेबिलिटी, है ना, जो कि आज भी कहीं ना कहीं अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरीके से प्रेवलेंट है। बहुत हद तक तो खत्म हो गया, पर फिर भी थोड़ा बहुत इसका सेंस देखने को मिल जाता है। तो पॉइंट है कि सोशल इविल, अनटचेबिलिटी की वजह से जो हिंदुइज्म में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से बहुत सारा समाज का एक तबका पीछे रह गया था, उसको आगे लाने के लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था। तो ऐसे में ये फोकस किस पे है? मेन हिंदू सोसाइटी पे। तो इस हिसाब से पहला ऑर्डर डिक्लेयर हुआ था 1950 में, उसमें केवल हिंदू दलित्स के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पे। फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ 1956 में, जब सिख कम्युनिटी को भी ऐड कर दिया गया, जो सिख हैं दलित्स उनको भी। फिर 1990 में एक और चेंज आया जब बुद्धिस्ट दलित्स को भी ऐड कर दिया गया, मतलब वो दलित जिन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया और वो दलित ही हैं अभी। ठीक है। तो इस तरीके से, और साथ में 1990 में और ये भी कह दिया कि जो पर्सन हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है और वो दलित भी है, तो उनको रिजर्वेशन या कोई भी बेनिफिट जो मिलता है शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पे वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है। केवल हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल्स को ही शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में डाला हुआ है, जो दलित कैटेगरी में आते हैं। राइट। फिर बात आती है कि ये जो रिलीजन बेस्ड जो बार है ये क्या SC, ST और OBC पे भी अप्लाई होता है? तो इसका आंसर है नो। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट के हिसाब से देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए तो सीधा बोला हुआ है कि रिलीजन चाहे कुछ भी हो, अगर वो ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में रिलीजन की बैरियर है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे जब OBCs को रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें देखा जाए ना तो क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ सेक्शंस को रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसका मतलब OBC में भी जो रिलीजन बैरियर है वो नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर के SC जो है शेड्यूल्ड कास्ट, उसी में जो मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित्स हैं वो डिप्राइव्ड हैं अभी भी शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में रिकॉग्निशन लेने के लिए या बेनिफिट्स उठाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि क्या अभी तक कोई एफर्ट्स किए गए हैं कि मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित्स को कुछ बेनिफिट दिए जाएं। देखो, 1990 से लेकर अभी तक बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस हुए पार्लियामेंट में। प्राइवेट मेंबर बिल किसको बोला जाता है? गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको छोड़ दो, बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स भी हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है, वो भी अगर कोई बिल लेकर के आएंगे तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल ही बोला जाएगा। बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के कोई मेंबर लेकर के आए तो वो तो प्राइवेट मेंबर होता ही है।
इसके अलावा 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक बिल तैयार किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल, पर वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इसके अलावा यूपीए गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के अंडर आप देखो एक नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जिसको रंगनाथ मिश्र कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि रंगनाथ मिश्र जो थे बेसिकली वो उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, ठीक है, तो उनकी लीडरशिप में ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ। इसके अलावा 2004 में अक्टूबर में एक 7 मेंबर का हाई लेवल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र सच्चर जो थे उनकी लीडरशिप में। काम क्या था कि जो मुस्लिम्स में, सच्चर कमेटी का तो क्या काम क्या था कि मुस्लिम्स में जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन है लोगों की, उसके बारे में पता करना। अब सच्चर कमीशन ने तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे दी और रंगनाथ मिश्र जो कमीशन था उसने भी अपनी रिकमेंडेशन दे दी, पर दोनों को ही इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बोला डेटा की कमी है, प्रॉपर फील्ड डेटा, फील्ड सर्वे प्रॉपर नहीं किया गया। सच्चर कमीशन ने तो क्या बोला अपनी तरफ से कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दलित्स की बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, चाहे उन्होंने इस्लाम ज्वाइन कर लिया हो या क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर ली हो। रंगनाथ मिश्र कमीशन ने यह कहा कि भाई जब एसटी को आप रिजर्वेशन रिलीजियस बैरियर के अलावा दे सकते हो, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब में जो आप बेनिफिट दे रहे हो वो उसमें कोई रिलीजियस बैरियर नहीं है, तो सेम चीज आप शेड्यूल्ड कास्ट के स्टेटस पे भी अप्लाई कर दो, रिलीजियस बैरियर्स को रिमूव कर देना चाहिए। फिर वो मैंने बता दिया, दोनों कमीशंस के रिकमेंडेशन को माना नहीं गया। फिर उसके बाद में एक सोशियोलॉजिस्ट की टीम जिसको लीड किया था सतीश देश पांडे जी ने, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है दलित इन द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी, अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन करंट सोशल साइंटिफिक नॉलेज। इसमें भी इन्होंने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि भाई एक शेड्यूल्ड कास्ट का जो स्टेटस है वो मुस्लिम दलित्स को और क्रिश्चियन दलित्स को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है वो सही तरीके से काम करे, पर वही चीज है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने क्या बोल दिया कि डेटा की कमी है, अल्टीमेटली इस रिकमेंडेशन को भी अवॉइड कर दिया गया। अब क्या है कि करंट रिजीम आपको पता है 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी डोमिनेंट है, पहले तो कांग्रेस डोमिनेटेड था, यूपीए की बात करें कांग्रेस डोमिनेट किया करती थी। अब बीजेपी का ये कहना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बेस बनाया था रिजर्वेशन के लिए, या कोई भी बेनिफिट देना है सोसाइटी के किसी सेक्शन को, तो वो जो बेस था वो हिंदू सोसाइटी, टिपिकल हिंदू सोसाइटी का एग्जाम्पल था। तो ऐसे में बोले जब हिंदू सोसाइटी के बेस पर ही अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हो तो हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स को ही आप जो है इस कैटेगरी में शेड्यूल्ड कास्ट में डाल के रखो, ठीक है। ये बात किसने कही? अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, ठीक है, जो कि आरएसएस में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके द्वारा। बाकी तो अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है। रंगनाथ मिश्र कमीशन की भी रिकमेंडेशन है, सच्चर कमीशन की भी रिकमेंडेशन अवेलेबल है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अभी लास्ट हियरिंग 30 अगस्त की है, जिसमें 3 जजेस की बेंच ने सुनवाई जो करनी थी, जस्टिस संजय किशन कौल जो सॉलिसिटर जनरल हैं, तुषार मेहता, उनके द्वारा दी हुई रिकमेंडेशन पे सुनवाई सुन ली उन्होंने। अब पॉइंट ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने इस इशू को टेक ओवर किया है। अब देखते हैं क्या होता है। अगली सुनवाई तो 11 अक्टूबर को है इसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो पिटीशन लग रही है। अब गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से देख रही है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम जो दलित्स हैं उनका क्या स्टेटस, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उनको देने की ज़रूरत है कि नहीं देने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात है कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये मुद्दा था हमारे लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो 22 साल की एक लड़की की डेथ होती है ईरान में, ओके, हिजाब के मुद्दे को लेकर के, ठीक है। और इसमें कर्डिश प्रॉब्लम है वो भी एसोसिएट हो रही है। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं क्या है ये पूरा मुद्दा। देखो ये लड़की आपके सामने है, ठीक है, जिसकी डेथ हुई अभी ईरान में। नाम है माशा अमीनी। बेसिकली ये बिलोंग करती है कुर्द कम्युनिटी से, हिंदी में कुर्द बोलेंगे और इंग्लिश में कर्ड बोल दिया जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और कर्ड्स जो ना, ये ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, इनका जो चारों का जंक्शन है ना, ज्वाइनिंग वाला, वहां पर रहने वाली कम्युनिटी है, जहां पर डिमांड भी होती रहती है कि हमें कुर्दिस्तान बनाना है। ये वो मिलिशिया है या फिर ये वो कम्युनिटी है जिसने आईएसआईएस को खात्मा किया है, ठीक है ना। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कर्ड्स का आईएसआईएस को खत्म करने में, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, ठीक है। खैर आ जाइए वापस से। ये जो अमीनी जो ये लेडी थी, ये अपने ब्रदर के साथ में अभी तेहरान विजिट पे आई, राइट, और इसने हिजाब है वो नहीं पहन रखा था। तो ऐसे में
बैड हिजाब का नाम दे करके और इस लड़की को जेल में डाल दिया गया। और जेल में डाल करके और फिर बाद में ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने तो क्या बोला कि हम एजुकेशन दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, और ट्रेनिंग देते टाइम पर उसको हार्ट अटैक आ गया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। जबकि अमीनी की फैमिली क्या बोल रही है कि इन लोगों ने हमारे बच्चों को मारा है, ठीक है, टॉर्चर किया है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब ये जो एरिया होम टाउन जो था ना इसका अमीनी का, वो है सकेज, जो कि कर्ड वाले एरिया में, बताऊंगा अभी मैप देख लेंगे हम, जहां पे कुर्दिस्तान की डिमांड हो रही है वहां पर, वहां के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उस एरिया से बिलोंग करती है और वहां पर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। पहले तो हॉस्पिटल के सामने प्रोटेस्ट हुए। अब सवाल ये आता है कि ईरान में लॉ क्या है। देखो ईरान वैसे देखा जाए ना शिया डोमिनेटेड कम्युनिटी है, ठीक है। तो वहां पर हिजाब लॉ 1981 में लाया गया था, जिसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई भी औरत, कोई भी लड़की पब्लिक में बिना हिजाब के आती है, बस केवल फेस दिखे और बाकी बाल वाल एकदम कवर्ड हो, केवल फेस हल्का सा आगे आगे का वो दिखे, इस तरीके से अपना कवर करके आएगी। फिर उसके बाद में अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुए ईरान में प्रेसिडेंट के, तो ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इन्होंने और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविज़न कर दिए हिजाब लॉ को लेकर के। तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियों ने तो प्रोटेस्ट भी किया है कि भाई हमें हिजाब नहीं पहनना है। सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कईयों ने तो अपने बाल तक काटे हैं, बोले कि हम तो बाल भी कटवाएंगे, आप ऐसे कैसे हमारे ऊपर लगाम लगा सकते हो। तो वो जो पॉइंट आता है ना, इसके चलते एक तो प्रोटेस्ट पहले से आगे चल रहा है और दूसरा अमीनी की ये जो डेथ हुई है ये और आग लगाने वाला पॉइंट कर गई। तो कर्डिश इशू से इसको लिंक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बंदी जो थी अमीनी, ये कहां से बिलोंग कर रही थी, सकेज वाले एरिया से, और सकेज जो है वो कुर्द डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। तो कुर्दिस्तान प्रोविंस जो है ईरान की, वहां पर ये पॉइंट उठ रहा है। ईरान की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 11% पॉपुलेशन कर्ड्स है, ओके। और अब एक बार हम मैप देख लेते हैं कहां पर है ये आप मैप देख सकते हो, ठीक है। ये ईरान हो गया, इधर ईरान का ये इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। एक बार मैं इंक चेंज कर लूँ जिससे थोड़ा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। हाँ, ये वाला एरिया है, ठीक है। इराक का भी ये वाला एरिया हो गया, इधर सीरिया, और ये वाला एरिया हो गया टर्की का। तो ये पूरा जो पिंक एरिया कवर्ड हो गया, इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं कुर्दिस्तान। और ये कर्ड्स वही हैं जिन्होंने आईएस का खात्मे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो इस मैप को थोड़ा और ध्यान से देख लेना भाई। अर्मेनिया, अजरबैजान, इनके बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और इधर देख सकते हो सीरिया की कैपिटल दमिश्कस, ठीक है। इराक, बगदाद, ओके। बस मेन तो यही थी। और वर्ल्ड मैप पे देखो तो ये एरिया यहाँ पर मिडिल ईस्ट वाले एरिया में आ गया, ये एरिया आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीबीआई का जो फंक्शनिंग है, उस पर देखो बार बार सवाल उठते रहते हैं। और अभी भी आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लगातार करती रहती है। तो ज़्यादातर ये एलिगेशन आता है कि ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं या ऑपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो देखा जाए तो आप देखो RM लोढ़ा जब हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे अपनी स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। RM लोढ़ा जब उस टाइम जज थे, फिर चीफ जस्टिस भी बने थे थोड़े टाइम के लिए, तो उस टाइम पर उन्होंने सीबीआई के लिए क्या बोला था कि सीबीआई जो है एक पिंजरे में कैद तोता है और इसकी आवाज़ वही होती है जो उसका मास्टर चाहता है। अब सीबीआई पे पकड़ किसकी रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये जो बात कही गई थी इसके पीछे ये था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है सीबीआई के फंक्शनिंग में, और कोई भी केस अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन ले लेकर के सीबीआई काम करती है। अब सवाल ये आता है कि उस टाइम पर केस क्या था। उस टाइम पर यूपीए गवर्नमेंट के बहुत सारे जो स्कैम्स निकले थे उनमें से एक था कोल ब्लॉक अलोकेशन स्कैम, कोल स्कैम जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के ये सवाल उठाए गए थे, ठीक है ना। तो एक्शन लेना और एक्शन ना लेना, बोलो दोनों में गवर्नमेंट जो चाहती है ना वही काम सीबीआई करती है, इसलिए इसको केस्ड पैरेट बोल दिया गया था। अब देखो क्या क्या डाउट्स आए हैं, क्या क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। अब अगर देखा जाए तो एनवी रमन्ना जी जो कि हमारे प्रीवियस ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एजेंसी थी इंडिया की, वो भी अब बहुत ज़्यादा डीप पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर है। दैट मीन्स लोग बहुत ज़्यादा शक करने लग गए हैं सीबीआई पे। इस तरीके की जो डाउट्स हैं वो क्रिएट हो रही है। नहीं तो आपको पता है सीबीआई की जांच की डिमांड बहुत बार की जाती है जब कोई भी जगह पे न्याय नहीं मिलती है किसी भी पार्टी को, केस में कोई भी इन्वॉल्व हो। 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी,
उन्होंने कहा कि सीबीआई जो है वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल सेंसिटिव केसेस में सीबीआई का जो रोल होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते रहते हैं, इस तरीके की बातें बोली गई। और साथ में ये कहा कि सीबीआई जो है वो अपनी एस्पिरेशन और उस अपनी फंक्शनिंग उसमें मैच नहीं ला पा रही है। सीधी सी बात है, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पे इन्वेस्टिगेट करे, एक सेंट्रल एजेंसी के तौर पे कंसिडर किया जाता है, वो अगर काम अच्छे से नहीं करे तो सवाल उठते हैं। पर यहाँ पर रंजन गोगोई जी ने जो बात कही लास्ट में कि गवर्निंग पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए काम करे सीबीआई, तो इस बात को लेकर के फिर बाद में गवर्नमेंट खुश हुई, तो बाद में राज्यसभा की सीट भी मिल जाती है रंजन गोगोई जी जब जैसे ही रिटायर होते हैं उसके बाद में। तो कुल मिलाकर के सीबीआई पे एलिगेशन लगी रहे, पर सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है। बट सुप्रीम कोर्ट में भी क्या इश्यू आता है कि जजेस जो हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के फेवर की बातें बोल जाते हैं कई बार, और उसका बेनिफिट उनको फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद मिलता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाता है फिर। ठीक है, इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज होता है, डेमोक्रेसी का मर्डर होता है, वही सीधी सी बात है। फिर आ जाओ बात, ये तो हो गई जजेस की क्या स्टेटमेंट थी। अब ये स्ट्रगल जो रही सीबीआई की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए, देखो अगर देखा जाए तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन पे बहुत बार सवाल उठता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको उन पे लगाम लगाने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस का यूज करती है। ऐसे में 1997 में विनीत नारायण जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केस का नाम है विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में। इसमें यह बोला गया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि सीबीआई का डायरेक्टर है उसका टेन्योर रहेगा 2 साल का, पहला पॉइंट। दूसरा ये जजमेंट दिया कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, अभी तक कोई एक्ट नहीं आया था सीवीसी जब से शुरू हुआ था, तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया कि भाई ये कानूनी बॉडी है, क्योंकि इनका काम क्या है जी, सीबीआई का और इनका सीवीसी का मिलकर के करप्शन को कंट्रोल करने का काम आता है। इसके अलावा क्या है बोला जजमेंट में कि जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो अपॉइंटमेंट इस तरीके से होगा, मतलब जो भी ईडी के डायरेक्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, मतलब तीनों बॉडीज के लिए स्टेटमेंट आया। सीबीआई के लिए तो क्या बोल दिया गया कि भाई वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, और वो इंडिपेंडेंटली काम कैसे कर सकती है, जब डायरेक्टर का टेन्योर फिक्स हो जाए, तो 2 साल का मिनिमम टेन्योर फिक्स कर दिया, अब वो डायरेक्टर जो है बिना किसी डर के आराम से काम कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलती, सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया, दैट मीन्स इसको कानूनी बॉडी बना दी कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वह स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दे दिया जाए। और तीसरी बॉडी आती है दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसके डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या बोला गया कि सीवीसी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो प्लस जो टॉप सेक्रेटरीज हैं यूनियन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनका एक पैनल बनेगा, और वो पैनल नाम सजेस्ट करेंगे और नामों की एक लिस्ट होगी, उन नामों में से एक बंदे को पिक किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी एक तरीके की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को डिसाइड कर दिया। तो सीबीआई, सीवीसी और ईडी तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। फिर उसके बाद में आप देखो और क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। 2013 में लोकपाल बिल आता है, उसमें क्या बोला गया कि सीबीआई डायरेक्टर जो है उसका टेन्योर तो देखो नरेन केस में दे दिया गया था, विनीत नरेन केस में 2 साल तक का टेन्योर होगा, पर अब अपॉइंटमेंट को लेकर के भी लोकपाल एक्ट जो था 2013 का उसमें प्रोविजन किए गए। उसमें क्या था कि एक सर्च कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सर्च कमेटी होगी जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्लस उनके साथ में 2 मेंबर्स और होंगे, एक तो होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके कोई एक रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी होगी और ये 3 मेंबर्स की कमेटी एक लिस्ट बनाएगी। और अच्छा, 3 मेंबर्स की कमेटी जो है वो अपॉइंट करेगी सीबीआई डायरेक्टर को, और वो अपॉइंटमेंट के लिए उनके पास में एक लिस्ट आएगी, और वो लिस्ट किसके द्वारा दी जाएगी, होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्ट्री जब वो लिस्ट बना करके देगी तो उसमें उस लिस्ट को एग्जामिन भी किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। फिर बाद में ये जो 3 मेंबर्स की कमेटी है ये नाम फाइनलाइज करेगी, वो बंदा फिर बाद में सीबीआई का डायरेक्टर बन जाएगा। तो प्रोसेस क्या रहा कि पहले होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट बनाएगी कि हाँ भाई सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पे किसको अपॉइंट करना है, उसको चेक करवाया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। फिर उस लिस्ट में से प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव, ये जब तीनों बंदे बैठ करके डिसाइड करेंगे और मेजोरिटी वोट जो होगा उसी को फिर सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये बात किसने बोली, लोकपाल एक्ट ने। इस तरीके से
स्ट्रेंथन करने की कोशिशें की गई, पर इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद भी विनीत नरेन, जिन्होंने 1997 में वो जो केस रजिस्टर किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी तक भी ये बोल रहे हैं कि ये जो बॉडीज हैं अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। इनका ये कहना है कि लगातार अलग अलग गवर्नमेंट्स ने इन बॉडीज को, इन इंस्टीट्यूशंस को डाइल्यूट कर दिया है, चाहे सीवीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो। फिर बात आती है स्ट्रक्चरली कंस्ट्रेंट, क्या इश्यूज आते हैं इन बॉडीज के साथ में। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि लीगल स्ट्रक्चर की बात करें जिसके हिसाब से इनको काम करना होता है, तो इनको काम करना होता है गवर्नमेंट के हिसाब से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे आ गई। ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट जो चाहती है उस हिसाब से फिर ये एजेंसीज काम करती है, जो कि सवाल क्या डालती हैं कि जी यहां पर जो ओपोजिशन रूल स्टेट है या ओपोजिशन पार्टीज हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही होती है, तो उनका ऑब्जेक्शन बार बार आता है। क्योंकि काम करने का जो तरीका है वो देखो आप, अगर किसी एमएलए या स्टेट लेवल में कोई मिनिस्टर है या फिर भी मान लो एमपी है, इनके खिलाफ में कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सीबीआई जो है वो अप्रूवल लेगी पहले किससे? स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर एमएलए का केस है तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेगी या फिर गवर्नर से अप्रूवल लेगी। अब इनमें से कोई भी एक अप्रूवल दे दे तो आराम से उस एमएलए के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर केस एमपी से रिलेटेड है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा का केस है, और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनसे अप्रूवल लिया जाएगा अगर एमपी जो है वो राज्यसभा का है। अब यहां पर क्लियर क्या हो रहा है कि अगर विधानसभा में स्पीकर जो है, मान लो ओपोजिशन रूल स्टेट है, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा अगर हम चले वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में ओपोजिशन रूल स्टेट है, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट चल रही है वहां पे। इस केस में अगर वहां पर वेस्ट बंगाल की असेंबली के स्पीकर की बात करें तो वो तृणमूल कांग्रेस के ही है, तो वो तो देखो अप्रूवल दे या ना दे कोई गारंटी नहीं है। बट गवर्नर कौन है जी? गवर्नर के ऊपर तो सवाल लगता ना कि भाई ये तो एजेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब गवर्नर जो अपॉइंटेड है, तो स्पीकर अगर मना भी कर देंगे तो गवर्नर अप्रूवल दे देंगे, तो इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो जाएगी एमएलए के खिलाफ में। सेम चीज आप अप्लाई कर दो सेंट्रल लेवल पे कि लोकसभा या राज्यसभा के अगर एमपी हैं, तो अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा अप्रूवल दे दे या राज्यसभा के वाइस चेयरमैन अप्रूवल दे दे, तो ये तो दोनों के दोनों रूलिंग पार्टी के होते हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो कुल मिलाकर के रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपने हिसाब, रूलिंग कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो अपने हिसाब से अपने केसेस को इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को डायरेक्शन देती है, तो वो चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसके लिए चाहे आप देख लो केस, पहला केस है नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है सीबीआई की टीम, और वहां पर देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के जो भी एमएलए थे उनके खिलाफ में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, पर जिन्होंने भी तृणमूल कांग्रेस से स्विच करके बीजेपी को ज्वाइन किया, जैसे कि सुवेंदु अधिकारी करके जो पहले तृणमूल कांग्रेस के लीडर थे, तो उनके खिलाफ में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पार्शियलिटी हो गई। फिर आती है 2012 की बात। उस टाइम पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन थे? अशोक चौहान। ठीक है, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का गफला आया था जबरदस्त तरीके से, बहुत बड़ा गफला। उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस टाइम के गवर्नर जो थे उन्होंने अप्रूवल ही नहीं दिया, क्योंकि 2012 में किसकी गवर्नमेंट थी जी? यूपीए की गवर्नमेंट थी, और वहां पे ये अशोक चौहान जो थे वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस से। तो इस तरीके से यहां पर अप्रूवल नहीं मिला, केस हो गया वहीं की वहीं बंद। पर जैसे ही 2016 में फिर से मुद्दा उठता है, बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आती है, तो इस मुद्दे को रिवाइवल मिल जाता है, क्योंकि अब वहां के गवर्नर कौन अपॉइंट हो गए? विद्यासागर राव। और ये कौन है विद्यासागर राव? ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ये बीजेपी के अपॉइंटेड है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि सरकार बदलते ही केस का माजरा बदल गया। इसी तरीके से राजीव गांधी गवर्नमेंट की बात भी करें तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक आइडिया दिया था कि कैसे काम हो, सिंगल डायरेक्टिव का। देखो सीबीआई जो है वो अपनी फंक्शन के लिए जो पावर्स हैं वो ड्रॉ करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से, और इसी के हिसाब से काम करती है। और इसमें सीबीआई के लिए क्या बोला गया था? इस सिंगल डायरेक्टिव में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर का कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके खिलाफ में सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात आ गई। अब ये सिंगल डायरेक्टिव था, इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। इसको देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था विनीत नारायण केस में 1997 में कि भाई सिंगल डायरेक्टिव काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है तो इन्वेस्टिगेट करेगी। पर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है तो उन्होंने इस चीज को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है तो इन्होंने आते ही सेक्शन 17A
और ये ऐड कर दिया किसमें, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और इसमें क्या डाल दिया, सिंगल डायरेक्टिव को और ज्यादा ब्रॉडर बना दिया। क्या बोल दिया कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने तो क्या कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां तो एनी पब्लिक सर्वेंट कर दिया। इस तरीके से ये जो सिंगल डायरेक्टिव है वो सिंगल नहीं और भी ज्यादा ब्रॉडर डायरेक्टिव बन के आ गया है यहां पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो एजेंसी की फ्रीडम है सीबीआई की वो कॉम्प्रोमाइज होती हुई चली गई। और आज के टाइम पे अगर देखें तो स्टेट और सेंटर के बीच में जब टेंशन्स आती हैं तो ये इशू और ज्यादा मुखर होके दिखाई देता है। कारण कि सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस का, इन एजेंसीज का, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीवीसी हो, इनका यूज करती है। अब सवाल क्या रहा हमारा मेन है सीबीआई यहां पर कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर एक मुद्दा आता है दैट इज रिलेटेड टू जनरल कंसेंट, वो समझते हैं। होता क्या है कि जब भी सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट्स जनरल कंसेंट दे देती हैं, इसका मतलब सीबीआई को जो है वो आगे कभी भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, अब अगर जनरल कंसेंट जो है वो अगर विड्रॉ कर ली जाए किसी भी स्टेट के द्वारा, जैसे कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें आप देख सकते हो कि ऑपोजिशन रूलिंग जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने ज्यादातर ने जो अपनी जनरल कंसेंट है वो सीबीआई से विड्रॉ कर ली। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब अगर सीबीआई को कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट की बॉर्डर में जाना है, उसके टेरिटरी में जाना है, तो वहां की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा केस टू केस। अब जनरल कंसेंट में तो क्या होता है कि सीबीआई को जनरल कंसेंट है, कोई भी केस हो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिना स्टेट की परमिशन के एंटर हो सकती है वहां पर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने ये देखा कि भाई यहां तो गड़बड़ है, क्योंकि हमने देखा ना एलिगेशन क्या लग रहा है सीबीआई पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी ऑपोजिशन पार्टी की रूलिंग स्टेट्स में ज्यादा काम करती है सीबीआई का यूज करके। तो उन चीजों को देकर के फिर बाद में वो विड्रॉ कर ली जाती है। इसमें आप देखो वेस्ट बंगाल का ये लंबा नाम है, इवन मेघालय, जहां पर आप यहां पर देख लो सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत बार मतलब अपना कंसेंट विड्रॉ किया हुआ है। 19 ऐसी बात नहीं है कि अभी की गवर्नमेंट के खिलाफ ही ये जनरल कंसेंट है वो विड्रॉ किए जा रहे हैं सीबीआई को जो दिए हुए हैं ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स के द्वारा। नहीं, 1998 में कर्नाटका में भी जनता दल की गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे वहां पर लीड कौन कर रहे थे, जेएच पटेल, तो उनकी गवर्नमेंट ने भी विड्रॉ कर ली थी जनरल कंसेंट कि भाई हम सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऐसे जनरल कंसेंट नहीं देंगे, अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमसे पूछे, हर एक केस में बार बार पूछिए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बात ऐसी है कि एक जॉब ऑफ कैरेट भी हो रहा है। कैसे, हम जानते हैं, अभी हमने केस देखा रंजन गोगोई जी जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको क्या मिली, राज्यसभा की पोस्ट। तो ऐसे क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे भी पैतरे अपनाए जाते हैं जिससे कि सीबीआई के जो फंक्शनिंग है ना उस पर अपना इन्फ्लुएंस डाल सके। कैसे, अभी आप देखो, हमने देखा कि नरेन केस में क्या बोला 1997 में कि जी सीबीआई डायरेक्टर है वो 2 साल के लिए अपॉइंट होगा। चलो जी ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है चेंजेस ला करके कि 2 साल तक का तो अपॉइंटमेंट है ही, बाकी 3 साल का एक्सटेंशन और ले सकते हैं डायरेक्टर अगर वो काम करना चाहें। अब वो एक्सटेंशन है वो केस टू केस वेरी करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सीबीआई डायरेक्टर को ये सिग्नल दे दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से अगर सीबीआई काम करे तो तो उस केस में डायरेक्टर की पोस्ट है, डायरेक्टरी पोस्ट पे जो भी अपॉइंटेड है उस इंडिविजुअल को 2 साल की बजाय 5 साल तक भी सीबीआई का डायरेक्टर बना करके रखा जा सकता है। ये चीज जो है ये और ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में हम देख सकते हैं। ये देखो रूल्स चेंज किए गए थे अभी, कहां पर, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, 1 सेकेंड। यस, ये देखो यहाँ पे कि 2 साल का टेन्योर तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया ही था, बाकी इस टेन्योर को बढ़ा करके 5 साल का कर दिया और 5 साल में 3 साल जो ऐड किए हैं वो क्या बोल दिए कि 2 साल में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कैरेट दे दी कि नहीं, राजी कर दिया कि नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी एक, हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, वहां पर भी क्या हुआ कि रंजन गोगोई जी ने स्टेटमेंट दिया, रिटायरमेंट हुआ, राज्यसभा की पोस्ट मिल गई। तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करती है। तो नरेन जी का यही कहना है, इंटरव्यू था बेसिकली, कि भाई 135 करोड़ से ज्यादा लोगों की जनसंख्या है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, नहीं तो मुश्किलें हो जाएगी पब्लिक लाइफ में। ठीक है, तो ये था सीबीआई पे जो एलिगेशंस लगते हैं। सीबीआई को थोड़ा रिवाइज कर लो आप अच्छे से, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
नैक को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको हम समझते हैं। नैक का मतलब हो गया यहाँ पर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। ये क्या चेक करती है, जो इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, उनमें क्या क्वालिटी है, क्या कैपेसिटी है वहां पर पढ़ाई के लिए, उसको देखने का काम करती है और उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। अभी कंट्रोवर्सी जो है वो ये कि बड़ौदा में एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी। वहां पर ये प्रोसेस देखने को मिला है कि इस यूनिवर्सिटी को रैंक या कैटेगरी मिलने वाली थी ए, सर्टिफिकेट ए मिलने वाला था, पर पता पड़ा कि ब्राइब का इशू आने के बाद में एक कैटेगरी को ए प्लस कर दिया, मतलब प्रोमोट कर दिया। तो ये जो ब्राइब का इशू है ना, इसकी वजह से ये हाईलाइट हो गया। तो नैक मैकेनिज्म को हम समझते हैं क्या है। देखो, नैक जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि यूजीसी के अंडर ही काम करती है। काम क्या है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग देना और उनको एक्रेडिटेशन देना कि हाँ भाई ये किस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें रैंकिंग जो मिलती है ए प्लस प्लस से लेकर के सी तक की सर्टिफिकेट मिलती है, और अगर किसी को डी मिल गया इसका मतलब सर्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, मना कर दिया नैक ने। ये डिपेंड किस पे करता है कि उस इंस्टीट्यूशन में कैसा कैरिकुलम है, पढ़ाई लिखाई कैसी है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड अदर पैरामीटर्स को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें जो एक्रेडिटेशन दिया जाता है, ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है नैक के द्वारा, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, जो सवाल उठता है कि इसमें सबसे पहली चीज तो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दी जाती है। मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है XYZ, अभी खुला ही है और वो नैक से अप्रूवल लेना चाहता है, तो वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमारे पास में क्या क्वालिटेटिव एजुकेशन सिस्टम है और क्या क्या क्वांटिटी हमें हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। वो सेल्फ असेस रिपोर्ट है, वो नैक के पास जाएगी, फिर एक वहां से एक्सपर्ट कमेटी आएगी और वो एक्सपर्ट टीम आकर के चेक करेगी कि हाँ जी आपने जो बातें हमें पेपर में दिखाई थी वो आपके पास है कि नहीं। फिर वो जो ये एक्सपर्ट टीम विजिट करेगी, फिर एक पीयर टीम आएगी और वो पीयर टीम फाइनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग के लिए अपना ओपिनियन देगी, किसी इस इंस्टीट्यूशन को ए प्लस प्लस देना है या ए देना है, बी देना है, सी देना है, या फिर डी दे करके रिजेक्ट कर दो। तो वो जो चीज़ है ना, यहीं पर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये जो पीयर टीम जब आती है ना, यहां पर फिर बाद में ये जो अभी इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, यहां पर क्या किया गया, पीयर टीम जब आई ना तो इनको सोना चांदी ऐसे दे करके इनको वो कर दिया कि हाँ देखो यहाँ पर कैश दे दिया, गोल्ड दे दिया, या कुछ और फेवर कर दिया। तो ऐसे ब्राइब दे करके अपनी रैंकिंग राइज करवाने की ये जो कॉन्स्पिरेसी है निकल के आई, ठीक है। रिसेंटली एक व्हाइट पेपर भी पब्लिश हुआ कि कैसे नैक को इंप्रूव किया जा सकता है, और उस व्हाइट पेपर में क्या बोला कि बोला इनपुट बेस्ड काम नहीं होना चाहिए, इसमें देखने वाली बात है आउटपुट बेस्ड, आउटकम बेस्ड। इंस्टीट्यूशन में जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन क्लेम कर रहा है कि हमारे यहाँ पर ये एजुकेशन में ये फैसिलिटी है, तो उनको दिखाना होगा कि हाँ जी हमने इतना रिसर्च किया और ये हमारे पास में प्रोटोटाइप तैयार हो गया। पीएचडी की थीसिस के बेसिस की बजाय उस पीएचडी की थीसिस के बेसिस पे क्या अचीवमेंट मिले हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके हिसाब से मिलना चाहिए ये जो एक्रेडिटेशन है। पर मिलता किस बेस पे, केवल कागजी कार्रवाई। मैं खुद एक इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, केवल कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, कुछ भी मतलब इतना एकदम फर्जीवाड़ा है कुल, मतलब लिटरली मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। जब यूजीसी अप्रूवल लेने की कोशिश की गई थी, और वहाँ पर आप खुद देखोगे कि गजब के तरीके से केवल पेपर वर्क और कुछ ही नहीं है, फिर भी सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, फिर भी डॉक्यूमेंटेशन करवा करके और अपना काम करवा रहे हैं, और बढ़िया, और नाम दे देते हैं हाँ भाई यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक अप्रूव्ड है, नैक सर्टिफाइड है, आओ हमारे यहाँ पर एडमिशन लो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, फिर वो क्वालिटी कहाँ से इंप्रूव होगी। तो ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आगे देखा जाए तो आगे ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है। ऑल्टरनेटिव तो देखो बता दिया मैंने आपको, इनपुट की बजाय आउटकम बेसिस पे डिसाइड किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को ये देखना होगा कि आप एविडेंस दो, सबूत दो मटेरियल फॉर्म में कि यहाँ क्या सिखाया गया है आपके इंस्टीट्यूशन को, कागजी कार्रवाई से क्या लेना देना है। ये एक ऑल्टरनेट के तौर पे बताया जा रहा है। हमारे देश में 1043 के लगभग यूनिवर्सिटी है, 42,343 के लगभग कॉलेजेस हैं, ठीक है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें, जिनमें से 406 यूनिवर्सिटीज़ को नैक अप्रूवल मिला हुआ है और 8,686 कॉलेजेस को नैक अप्रूवल मिला हुआ है, नैक एक्रेडिटेशन जो बोलते हैं सर्टिफिकेट, वो मिला हुआ है। अब देखो बात ऐसी है कि क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एक्रेडिटेशन के लिए। देखो इसका जो फॉर्मेशन है वो ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो 6 साल के लिए 6 साल से काम कर रहा है और उससे कम से कम 2 बैचेस पास आउट होकर के निकल गए हो, वो अप्लाई कर सकते हैं नैक में,
ठीक है। और फिर ये देखने वाली बात है, एक्रेडिटेशन एक बार मिल जाता है तो 5 साल के लिए वैलिड होगा और हर 5 साल में रिव्यू होगा। और जो भी इंस्टीट्यूशन नैक अप्रूवल लेना चाहता है वो सबसे पहले तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स जो हैं वो फुल टाइम एनरोल्ड कितने हैं, उनके क्या रिसर्च पेपर हैं, क्या टीचिंग सिस्टम है, वो पूरा देखा जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए अभी तक 19 यूनिवर्सिटीज और 121 कॉलेजेस हैं, उनको नैक ने 4 बार रिव्यू किया है, मतलब हर 5 साल 20 साल से जिनको अप्रूवल मिला हुआ है। बाकी ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं उसके पीछे कारण बताता हूं मैं आपको, जहाँ यहाँ पे बताया हुआ है कि नैक में अप्लाई करने से पहले इंस्टीट्यूशन 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक तो हम अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत कुछ तैयार करना पड़ेगा। ऐसी बात भी नहीं है कि इतना स्मूथ होता है नैक और यूजीसी अप्रूवल, पर उसके लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिखाने के लिए तो पड़ता ही है। चलो ब्राइब भी अगर देते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ता ही है उनको। ऐसा नहीं कि कुछ भी ना हो और फिर भी आप एक्रेडिटेशन ले लिया नैक से, इनसे ऐसे नहीं चलता है काम, ठीक है। तो अब देखो 2012 के जो यूजीसी मैंडेटरी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012 के हिसाब से अगर देखें तो साफ साफ ये कहा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अप्रूवल तभी मिलेगा जब इन लॉज को वो फॉलो करेंगे, ठीक है ना। पर वही बात आ जाती है कि इंस्टीट्यूशन को डर ये लगता है कि कहीं सी ग्रेड या डी ना दे करके चले जाएं। इससे तो बढ़िया है कि यूजीसी के लेवल पे ही अप्रोच कर लें अपन, नैक की जरूरत ही ना पड़े, इस तरीके से डरते हैं। फिर आप देखो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन का प्रोविजन किया गया था, ठीक है, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेज। इसमें क्या था, जैसे हमने देखा ना कि 6 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन होगी वही अप्लाई कर सकती है नैक के लिए। इस प्रोविजनल एक्रेडिटेशन में क्या किया गया कि जो इंस्टीट्यूशन सिर्फ 1 साल पुराना है वो भी नैक के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें क्या होगा कि उनको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, पर हाँ नैक की गाइडेंस में वो इंस्टीट्यूशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने सिस्टम को डेवलप कर पाएगा, जिससे कि वो प्रॉपर नैक एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सके जब उसका टाइम 6 साल का कंप्लीट हो जाए। अब देखने वाली बात ये कितना क्या काम होता है, ठीक है। पर वही चीजें इंस्टीट्यूशन अभी भी इतनी ज्यादा एनकरेज नहीं है और ये ब्राइबरी वाला केस हो रहा गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन का जो सिस्टम है एक्रेडिटेशन बाय नैक, ये देखा हमने। आगे चलता है, यहाँ पर ये फोटो आप देख सकते हो, ये स्नेक बोट रेस होती है केरला में, कयाल्स बोलते हैं इनको, बैक वाटर जो आप कह सकते हो कि खारे पानी की लेक्स होती है ना केरला में, तो उनको कयाल्स बोला जाता है। और वहाँ पर ये बोट रेस कराई जाती है, लंबी बोट्स होती हैं, उसमें राहुल गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर वो हमारे लिए कंटेक्स्ट नहीं, हमारे लिए कंटेक्स्ट ये है ये लेक कौन सी है, पुन्नामदा लेक, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। मॉनसून को रिवाइज कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है उससे एकदम परफेक्ट है मॉनसून वाला मैकेनिज्म समझाया हुआ, जो 11th वाली बुक है ना, इंडिया इन इट्स एनवायरनमेंट वाली बुक, वो मॉनसून विड्रॉ कर जाएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया से और कच्छ वाले रीजन से 2 दिन में। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, यूक्रेन ने बोला है न्यूक्लियर टेररिज्म का डर है। तो पहले तो हमने एक तो देख लिया था ना कि यूक्रेन में, वहाँ आप देख लो जो पावर स्टेशन की अगर बात करें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, एक तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट था और एक और न्यूज़ में आया है जिसका नाम है एनर्गोएटम, ठीक है, एनर्गोएटम। ये दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, यूक्रेन में। तो कई बार लोकेशन बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे, देखो ये है कि 16 सितंबर से जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने अपना जो रेजोल्यूशन का प्रोग्राम होता है ना उसको ठीक करने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं अपने काम करने के तरीके में। अब सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ये किसके लिए लाया गया था, जो भी डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं या फिर जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाली कंपनियां हैं जिन्होंने लोन लिया पर लोन टाइम पे नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं, ना तो ब्याज ना प्रिंसिपल, इस वजह से उनको क्या बोल देंगे, स्ट्रेस्ड कॉरपोरेट्स बोल देंगे, ठीक है। तो उनको जब उनका रिटर्न नहीं होता है तो क्या होगा जी, उनका जो एसेट है ना उसको बेच करके और फिर बाद में पैसा कमाया जाता है। वो पैसा कमाया तो क्या जाता है, अपना पैसा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला, किसका पैसा होता है, वो क्रेडिटर्स का। वो एनबीएफसीज हो सकती हैं, वो बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर जो बॉन्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीद करके पैसा दिया था उस कंपनी को। तो इसमें अभी क्या नया है, देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी कॉरपोरेट डेटर जब डिस्ट्रेस में आ जाए और उसके जो एसेट्स हैं, चाहे मशीनें हैं, बिल्डिंग है, कुछ भी, जब उनकी नीलामी होगी ना, तो नीलामी के लिए या फिर कोई भी रेजोल्यूशन हो, दूसरी कंपनी टेक ओवर करना चाहे, कुछ भी करना चाहे,
तो उसमें हो सकता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कोई टेक ओवर ना करे। तो ऐसे में क्या दिमाग लगाया गया है कि कुछ भी एसेट, एक एसेट, दो एसेट, तीन एसेट, कोई मशीन है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसको भी अगर कोई टेक ओवर करना चाहे तो उसकी भी हम नीलामी कर देंगे। इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंडर में काम करने वाले, और एक होती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर का मतलब जिन्होंने उधार दिया था उन लोगों की एक कमिटी बनाई जाती है कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि एक बिजनेस की पूरे के पूरे बिजनेस को कोई भी दूसरा कंपनी टेक ओवर करे, कोई भी दूसरा ग्रुप टेक ओवर करे, इसके चांसेस कम होते हैं। तो इसकी बजाय उस बिजनेस के छोटे छोटे एसेट्स को डिवाइड करो